हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं अनावृतबीजी पादप पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अनावृतबीजी पौधों में परागण क्रिया होती है किसके द्वारा? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है कीटों द्वारा, चौथा है चमगादड़ों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायु द्वारा। अनावृतबीजी पौधों में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा होती है। अब अनावृतबीजी पौधों में परागण क्रिया की क्या भूमिका है? तो परागण क्रिया द्वारा ही अनावृतबीजी पौधे में पौधे का नर भाग परागकोश पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, जिसके पश्चात ही निषेचन क्रिया शुरू होती है। अगला प्रश्न है पाइनस के तने में कौन सी कास्ट होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है बहुदारुक, दूसरा है द्विदारुक, तीसरा है सघन दारुक, चौथा है बिरल दारुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सघन दारुक। पाइनस के तने में सघन दारुक कास्ट होती है। अब यही कास्ट क्यों होती है? तो द्वितीयक दारू के उच्चतम मात्रा के कारण पाइनस के तने में सघन दारुक कास्ट होती है। अगला प्रश्न है कागज की लुगदी बनाई जाती है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है नीटम से, दूसरा है पाइसिया से, तीसरा है पाइनस से, चौथा है विकल्प ए व बी दोनों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकल्प ए व बी दोनों से। कागज की लुगदी नीटम तथा पाइसिया दोनों से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है जीवित जीवाश्म कहा जाता है। निम्न में से किसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है गिंगो बाइलोबा को, दूसरा है साइकस को, तीसरा है पाइनस को, चौथा है विकल्प ए व बी दोनों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकल्प ए व बी दोनों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आपको बता दें गिंगो बाइलोबा तथा साइकस के अतिरिक्त सेकुआ को भी जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि गिंगो बाइलोबा, साइकस तथा सेकुआ कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवित जीवाश्म भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है अनावृतबीजी का भ्रूणपोष होता है कैसा होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है हैप्लॉइड, दूसरा है डिप्लॉइड, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैप्लॉइड। अनावृतबीजी का भ्रूणपोष हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होता है। अगला प्रश्न है सभी अनावृतबीजी पादपों में पाई जाती है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है समबीजाणुकता, दूसरा है विषम बीजाणुकता, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषम बीजाणुकता। सभी अनावृतबीजी पादपों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। अब विषम बीजाणुकता का क्या मतलब है? तो विषम बीजाणुकता का अर्थ है एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणुओं का होना, और अनावृतबीजी पादपों में दो प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, एक लघु बीजाणु तथा दूसरा दीर्घ बीजाणु। इसी कारण सभी अनावृतबीजी पादपों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस अनावृतबीजी के जाइलम में वाहिकाएं
पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते वक्त। यहाँ पे वाहिकाएं उसके बाद पाई जाती हैं। प्रश्न क्या है हमारा, फिर से सुन लीजिए। किस अनावृतबीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है सिडरस में, दूसरा है नीटम में, तीसरा है पाइनस में, चौथा है साइकस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीटम में। नीटम नामक अनावृतबीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वाहिकाएं तथा सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। निम्न में किसमें वाहिकाएं तथा सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है नीटम में, दूसरा है गिंगो में, तीसरा है साइकस में, चौथा है इन सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइकस में। साइकस नामक अनावृतबीजी में वाहिकाएं तथा सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष बनता है। कब बनता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है निषेचन के बाद, दूसरा है निषेचन से पूर्व, तीसरा है निषेचन के समय, चौथा है भ्रूणीय विकास के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निषेचन से पूर्व। अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बनता है। अगला प्रश्न है, टैक्साल नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पाइनस से, दूसरा है गिंगो से, तीसरा है साइकस से, चौथा है टेक्सस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टैक्सस से। टैक्सस से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, रेजिन व तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पाइनस से, दूसरा है इफेड्रा से, तीसरा है साइकस से, चौथा है इन सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाइनस से। पाइनस से रेजिन व तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जबकि इफेड्रा से इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अनावृतबीजी होते हैं। कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है समोद्भिद, दूसरा है जलोद्भिद, तीसरा है मरुद्भिद, चौथा है लवणोद्भिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरुद्भिद। सामान्यतः अनावृतबीजी मरुद्भिद यानी कि शुष्क स्थानों पर उगने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, अनावृतबीजी पौधों के संबंध में असत्य कथन है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है इनमें नग्न बीज होते हैं, दूसरा है ये बहुवर्षीय होते हैं, तीसरा है इनके जाइलम में वाहिनियां होती हैं, चौथा है इनमें मरुस्थलीय लक्षण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनके जाइलम में वाहिनियां होती हैं। यह असत्य कथन है किसके संबंध में? अनावृतबीजी पौधों के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें निषेचन क्रिया में पानी की आवश्यकता नहीं होती? 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है फर्न में, दूसरा है शैवाल में, तीसरा है मॉस में, चौथा है अनावृतबीजी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनावृतबीजी में। अनावृतबीजी पादप में निषेचन क्रिया में पानी की आवश्यकता नहीं होती, बाकी
फर्न में, शैवाल में, मॉस में, इन सभी में निषेचन क्रिया में पानी की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।